उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को धन्यवाद। मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी ने जनता के बीच में रखा है, उसका पूरा करने का भी संकल्प समाजवादी पार्टी लेती है। क्या पूरी पार्टी चाहती है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि नेताजी मुख्यमंत्री बने। क्या कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। कि सरकार बनेगी तो प्रदेश स्तर पे जो जो योजनाएं लागू होंगी वो पूरी की पूरी सिफारिशें लागू करेगी समाजवादी पार्टी। बहुत सारी बहस के बीच हम जिस एजेंडे को उठाने वाले हैं वो बहुत गंभीर है। समाजवादी पार्टी से इस बात का, अखिलेश यादव से इस बात का कोई भी क्रेडिट नहीं छीन सकता कि इस चुनाव में जिस स्तर की जीत समाजवादी पार्टी ने हासिल की। लेकिन हम जरा अब कुछ गंभीर मसलों पर बात करेंगे जो है एजेंडे से जुड़ी। उत्तर प्रदेश एक मुश्किल स्टेट है। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसको 4 हिस्सों में बांटने का रेजोल्यूशन जो है वो पिछली सरकार के समय में स्टेट असेंबली से मायावती ने पारित कराया था। उस पर दलील ये दी गई थी कि बड़ा प्रदेश है, इसको चलाना मुश्किल होता है। इस प्रदेश में जब आप प्रॉमिसेस करके आते हैं, वादे करके आते हैं, तो उसको आप कैसे पूरा करेंगे। इसीलिए आज न्यूज पॉइंट में ये सवाल उठा रहा हूं कि अखिलेश यादव का एजेंडा क्या होना चाहिए। ध्यान से समझिए, क्योंकि ये स्टेट की माली हालत को रिफ्लेक्ट करता है और ये इस बात पर भी सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन होगा कि जब आप एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी में इत्मीनान के साथ बगैर किसी दबाव के सरकार बनाते हैं तो आपसे उम्मीदों का जो पहाड़ है वो कहीं ज्यादा बड़ा होता है बनिस्बत उस सरकार से जो जोड़ जुगाड़ या कोएलिशन पॉलिटिक्स से बनी हो। मेरे साथ जो आज पैनल मौजूद है, मैं उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ। ये सब वो लोग हैं जो इस तरह के गंभीर मसले को समझते हैं। डॉक्टर जोया हसन मेरे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आलोक मेहता साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एडिटर इन चीफ नई दुनिया के। विवेक कुमार मेरे मित्र मौजूद हैं मेरे साथ, जिनको मैं मिस करता रहा चुनाव के तमाम दलीलों में। ये हिंदुस्तान के बाहर से बैठकर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर नजर रख रहे थे। शाहिद सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिद्दीकी समझते हैं कि एजेंडे में चुनौती कितनी होती है। और पीएल पूनिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। बड़ी बात ध्यान से समझिएगा, मैं आपको लगातार आंकड़े दिखाता रहूंगा कि जो डिमांड्स हैं और जो उम्मीदें हैं उसमें फासला कितना है इस पार्टी के लिए। आलोक मेहता, सबसे पहले एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपसे पूछना चाहूंगा, आसान होता है पॉपुलिस्ट प्रॉमिसेस पे, लोकप्रिय वादों पे बहुत सरकारें बनी हैं, उसके बाद उसके पूरा ना हो पाने पे उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। इस हिसाब से अखिलेश यादव का प्राइम एजेंडा क्या होगा उस मैनिफेस्टो को देखते हुए, जिसको वो बार बार रेफर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, इसमें कही हुई बातें हम पूरी करेंगे। देखिए, अब जैसे लैपटॉप देना इतना आसान नहीं है, मुझे लगता है उसके पहले स्कूलों की जो हालत है वहाँ बदतर जी, बिजली की हालत जो बदतर है, किसानों की बात हमेशा मुलायम सिंह जी भी करते रहे हैं जब से वो पावर में आए। 62 से उनका अभियान पावर के लिए यूपी में था, आज तक आज और बदतर हालत में है। दूसरा, अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो उन्होंने जनता के बीच, जो खासकर अपने वर्कर को प्रॉमिस किया है, जो शायद मैनिफेस्टो में भी नहीं लिखा, कि हम गुंडों से, मतलब उनको नहीं गुंडागिर्दी करने देंगे, कि चाहे वो, कल भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि रिश्तेदार भी कोई होगा तब भी हम नहीं छोड़ेंगे। ये इतनी बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां आप जानते हैं शादी में भी गोली चलती है और पटाखे चलाए जाते हैं, कल्चर उस तरह का रहा है। और इसीलिए मुलायम सिंह जी की छवि इसलिए भी ऐसी थी कि भाई कोई आया, उसने कहा चल गया था, एक आध कुछ हो गया, किसी को लग गया, उसको बचाना। ऐसी स्थिति में जो प्रॉमिस ऐसे किए गए हैं जो जिससे बहुत जल्दी 3 महीने में लोगों का मोह भंग न होने लगे, ये खतरा सबसे बड़ा होगा कि वो हनीमून पीरियड। डॉक्टर जोया हसन, ये जैसे खाली लैपटॉप का अगर जिक्र करें, कुछ सिंपल नंबर्स हैं, मैं बताना चाहूंगा कि आपको 3700 से ज्यादा करोड़ रुपए की जरूरत है इसे बांटने के लिए। 6000 करोड़ रुपए के करीब जो है वो आपका पूरा सेकेंडरी एजुकेशन का उस स्टेट में बजट है, जिसमें से 60% से ज्यादा पैसा ऑलरेडी शिक्षकों पर और जो आप तंत्र मेंटेन करते हैं उस पर खर्च होता है। कुल मिलाकर ये पैसा कहां से आएगा, इस तरह के जवाब होंगे मुश्किल अखिलेश यादव के लिए?
बिल्कुल। और मगर इससे पहले कि लैपटॉप से बात करें, पहले तो ये देखना चाहिए कि क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। क्या प्रायोरिटी लैपटॉप और टैबलेट्स होनी चाहिए? आप ज़रूर दीजिए, मगर उससे ज़्यादा, जैसा कि अभी आलोक मेहता साहब ने कहा, वहाँ मसला एक स्कूल एजुकेशन का है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन का है। पहले आपको उसको बेहतर करना है, और बहुत सी जो वहाँ की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हम तो ये समझते हैं कि ये जो प्रायोरिटीज़ हैं वही गलत थी। जब अब आया मामला, जो मसला जो आपने कहा लैपटॉप और टैबलेट्स और फलाने और धमाके देने का, वो तो ज़ाहिर है एक, खैर देखिए अगर देना चाहें तो ज़ाहिर है रिसोर्सेज तो रेस की जा सकती, मगर सिर्फ ये नहीं है। देखिए इन्होंने एक ये प्रॉमिस की कि हम 18% वो जो है रिजर्वेशंस माइनॉरिटीज़ को देंगे। वो भी अब आप ये बताइए कि 18% रिजर्वेशंस कैसे दिए जाएंगे? इसलिए कि अगर आप रिजर्वेशंस देखिए तो 50% तो है, 22% हो गए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, 27% हैं ओबीसीज के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक सीलिंग लगाई हुई है कि आप 50% के ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा, ये हमें और आपको मालूम है कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में है, मगर वो सब हुआ था 30, 35, 40 साल पहले, और उन्होंने जब 60-65% रिजर्वेशंस कर दिया था, वो मामला सुप्रीम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में है, चल रहा है इस वक्त। 18% रिजर्वेशंस 50% के बाहर, और वो भी इस माइनॉरिटी के बेसिस पे। ये भी नहीं कि आप ये कह रहे हैं कि ओबीसी के अंदर करेंगे, ज़ाहिर ओबीसी के अंदर तो 18% कर नहीं सकते। तो अब ये तो सोचने की बात है कि ये मतलब किस तरह से हो सकता है, ये सब प्रॉमिसेस आप कैसे फुलफिल करेंगे? ये कैसे होगा? The NDTV News app had redefined the entire genre. Now another market beater. It's already hit #1. NDTV Profit, India's #1 finance app. Download free at ndtvprofit.com/apps. Live stream of NDTV Profit, market news, and your easy to manage portfolio. Download now ndtvprofit.com/apps.